हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आपको पता होगा कि हमारी जो फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का हमारा सिलेबस है, सब्जेक्ट है, इसकी हमारी क्लासेस चल रही हैं। और आज हमारा लेक्चर सेकेंड होने वाला है। कल हमने लेक्चर फर्स्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ऑर्गेनिक फार्मिंग के मीनिंग जो है, उसका मीनिंग, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्ड है उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स, इनके बारे में स्टडी किया था। ठीक है, तो आज हम सेकंड में जो टॉपिक है, लेक्चर है, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, कन्वेंशनल फार्मिंग क्या है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, या फिर हम कहें कि कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में डिफरेंस क्या है, आईएफएम क्या है और यूएसडी क्या है। इन कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हमारे कहे के अकॉर्डिंग कि हमने कहा था कि 6 या 7 क्लासेस में हमारी जो सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है कंप्लीट होगी। उसी के अकॉर्डिंग हमने पूरी कोशिश की है कि लास्ट 6 या फिर 7 क्लासेस में हमारी कंप्लीट हो जाए। आज हमारी सेकेंड डे होने वाला है, या सेकेंड लेक्चर मान लीजिए होने वाला है। इसी तरह से हम 7 लेक्चर में या 6 लेक्चर में सारी कवर करा देंगे। डे बाय डे हम आपको जो क्लासेस है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे आज के लेक्चर को। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर क्या है, आईएफओएम और यूएसडी। क्या है आईएफओएम, एफओएम और यूएसडीए। ये दोनों वर्ड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, जैसे कि आईएफओएम की फुल फॉर्म क्या होती है, हमारी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स। क्या होती है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। और अगर हम बात करें यूएसडीए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूएसडीए की फुल फॉर्म होती है हमारी, यूएसडीए की फुल फॉर्म होती है हमारी यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। क्या होती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि आईएफओएम होता क्या है, देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि यूएसडीए क्या होता है। तो अगर हम आईएफओएम की बात करें तो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इंक्लूड एनवायरमेंटल सोसाइटी, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और इसमें एनवायरमेंट की सोसाइटी भी इसमें इंक्लूड है। और हमारे एनवायरमेंट की जो आर्थिक है, जो आर्थिक स्थिति है खाने के साथ की या कपड़े के साथ की, वो इसके प्रोडक्शन की फॉर डेवलपमेंट प्रोडक्शन, यानी कि इन सभी के प्रोडक्शन के विकास में वर्क करता है। ये सिर्फ ये कहें कि आईएफओएम किससे रिलेटेड है, हमारा कृषि के और सारे एनवायरनमेंट से। और कहें कि किस किस से रिलेटेड है हमारा आईएफओएम, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और किससे रिलेटेड है, हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है, हमारे एनवायरनमेंट सोसाइटी से रिलेटेड है, और इकोनॉमी से हमारे किसके अकॉर्डिंग रिलेटेड है, फूड और फाइबर के डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए, फूड और फाइबर के डेवलपमेंट के लिए, फूड और फाइबर जो है इनके प्रोडक्शन के डेवलपमेंट के लिए इससे रिलेटेड है। तो समझ में आ गया होगा कि ये जो आईएफओएम यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट है, ये हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और इसमें हमारा एनवायरनमेंट की सोसाइटी भी आ जाती है, इसमें हमारा खाने का और हमारे कपड़े का, इन सभी के डेवलप प्रोडक्शन का विकास भी इसी में ही आ जाता है, और ये हमारा आर्थिक स्थिति में आता है, आर्थिक स्थिति में। ठीक है, अब हम बात करें यूएसडीए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की। तो ये क्या होता है, सिंथेटिक इनपुट केमिकल हार्मोन्स एंड इन लाइवस्टॉक फूड इन मेन क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रेसिडुअल्स, एनिमल मैन्योर्स एंड न्यूट्रिशनल मोबिलाइजेशन एंड प्लांट डिपेंडेंट और प्लांट सेफ्टी। मतलब इसमें सारा बात है, सिंपल सी बात है, प्लांट की सेफ्टी के बारे में सारा पढ़ते हैं कि कैसे कैसे प्लांट्स को हमें बोना चाहिए, मतलब उसका क्या क्या लाइव स्टॉक का क्या मेन, जो लाइव स्टॉक है उसका क्या मेन योगदान रहता है हमारी फार्मिंग के लिए, या फिर हमारे क्रॉप के लिए, या फिर हमारे फील्ड्स के लिए। इसमें हम सभी इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक प्लांट किस तरह की उसे बीमारी होती है, कैसे वो डिपेंडेंट होता है, किस पर डिपेंडेंट होता है, मतलब क्या क्या चीज़ें एक प्लांट को ज़रूरी होती है उसको सेफ रखने के लिए। सिंपल सी बात में अगर हम कहें तो एक प्लांट की सेफ्टी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आईएफओएम भी और यूएसडीए भी। ठीक है, चलो आगे स्टडी कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के कंपोनेंट्स के बारे में। किसके बारे में, अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के कंपोनेंट्स के बारे में, कि हमारी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं।
ठीक है। चलो देखो, पहले हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उसके क्रॉप और सोइल, यानी कि कैसी हमारी जो फसल है और कैसी हमारी मिट्टी है। सेकंड क्या होता है उसका कंपोनेंट, ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी कि जो हमें खाद वगैरह मिलता है उसका वो कंपोनेंट सेकंड होता है। अब ऑर्गेनिक मैन्योर भी हमारे मतलब इसमें कई तरह के आ जाते हैं, जैसे कि कुछ नॉन केमिकल वीड कंट्रोल, मतलब बिना केमिकल्स के यूज़ के खरपतवारों को कंट्रोल करना। कुछ आ जाता है बायोलॉजिकल पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट, यानी कि बायोलॉजिकली पेस्ट का और बीमारियों का मैनेजमेंट करना। ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या क्या होता है, जैसे कि प्रिवेंशन करते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसे होती हैं? कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं जैसे कि जो हमारे बैक्टीरिया जो हमारे प्लांट्स के लिए यूज़फुल होते हैं, हार्मफुल ना हो के जो प्लांट्स के लिए हमारे यूज़फुल होते हैं, वो कल्चरल प्रैक्टिसेस में आते हैं। इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे एक वीडियो में। ये बायो फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं इसमें, ये बायो फर्टिलाइजर्स में टॉपिक आ जाता है। इसके बाद मैकेनिकल प्रैक्टिसेस करके और ऐसे प्लांट लगा के जो हमारे कॉम्पिटिटिव हो, यानी कि जो वीड से कंपटीशन कर सके, वीड को झेल सके, ऐसे प्लांट लगा के, या फिर शीट बेड टेक्निक्स अपना के, मतलब सिंपल सी बात है, शीट बेड टेक्निक्स अपना के कि क्या है कि जो खेत है उसमें सिंपल ऐसे ही क्रॉपिंग पैटर्न ना करके उन्हें वो एक बेड सी बना के, बेड छोटी छोटी बेड सी बना के, और उस पर हमारे जो सीड है उनको ट्रांसप्लांट किया जाए, या मतलब सॉरी उनको शो किया जाए। और बायोलॉजिकल भी उनका वीड का मैनेजमेंट कर सकते हैं और बायो हर्बिसाइड से भी कर सकते हैं। देखिए अब इधर की बात कर लेते हैं कि बायोलॉजिकली हमारे पेस्ट और डिसीज़ का मैनेजमेंट कैसे होता है। ठीक है। इसमें हमारा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज ऑफ पेस्ट, मतलब कंजर्वेशन किया जाता है जो नेचुरल एनिमीज होती है, मतलब किसी भी पेस्ट की, किसी भी जो कोई भी हमारा कीटाणु है उसकी जो प्राकृतिक एनिमीज, जो दुश्मन होते हैं जो उसे मार दे हमारे खेत में से, उनका कंजर्वेशन करके उनका पालन पोषण करती है। कि ऐसा होता है ना कि छिपकली की वजह से मक्खियाँ भग जाती हैं, ऐसी इस तरह से क्या होता है कि वो क्या हुआ, वो उनकी एनिमीज हुई मक्खियों की। ठीक है। या छिपकलियाँ किसी चीज़ की वजह से भग जाती है, मतलब ऐसा कोई टेक्निक जिसकी वजह से जो हमारे जो हमारे लिए दुश्मन है और उनका भी कोई दुश्मन हो उसका हम पालन करें। ठीक है। इसमें आ जाता है फिर रेसिस्टेंट वेराइटीज़ की वजह से, या फिर क्रॉप रोटेशन की फसल चक्र की वजह से। ठीक है। इन सभी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इन सभी की वजह से हम क्या कर सकते हैं कि एक प्लांट मतलब एक ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये उसके कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर वीड को ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर पेस्ट को ऐसे कंटेन किया जा सकता है, या फिर उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर फार्मिंग का रोल क्या होता है, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या रोल होता है हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। पहली क्या होता है, टेक इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल केमिकल क्वालिटी ऑफ सोइल, यानी कि सोइल की भौतिक और रासायनिक जो क्वालिटी होती है, जो गुणवत्ता होती है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने का काम करती है। सेकेंड क्या होता है, इनऑर्गेनिक फार्मिंग, कार्बन माइक्रोब्स आर यूज फॉर एनर्जी सोर्स, यानी कि ये इनऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब सिंपल सी बात है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स को स्टेबल रखने का काम करती है, जैसे कि कार्बन माइक्रोब्स, या जो हमारे एक एनर्जी के रूप में प्लांट में यूज़ होते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए माइक्रोब्स की भी ज़रूरत होती है और कार्बन की भी, और ये हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, और इनको स्टेबल रखने का काम कौन करता है, हमारा ऑर्गेनिक मैन्युअल। ठीक है। ये एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इनको क्या करता है, रिड्यूस करता है, घटाता है, ऐसा पोल्यूशन नहीं होने देता। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये एक हेल्थी क्वालिटी का फूड भी देता है, और उसको अच्छी क्वालिटी के फूड को भी खोजता है, या फिर अच्छी क्वालिटी का हमें फूड देता है। ये हमारी ग्रोथ और साइकोलॉजिकल मतलब जो हमारी ग्रोथ और फिजियोलॉजिकल है, ये साइकोलॉजिकल नहीं है, फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल ये हमारे ग्रोथ और फिजियोलॉजिकल जो होती हैं किसी भी प्लांट की, मैन्युअल प्लांट की, उस पर काम करता है। मैन्युअल प्लांट, ये मैन्युअल प्लांट है। ये हमारा कॉस्ट प्रोडक्शन को घटाने में काम करता है, और ये हमारी सॉइल में पीएच को स्टेबल रखने में भी काम करता है, यानी कि जो पीएच वैल्यू है उसको बैलेंस बनाए रखता है हमारे सॉइल में। ठीक है। चलो आगे बात, अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग और कन्वेंशनल फार्मिंग जो है इनके बीच में डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और कन्वेंशनल फार्मिंग में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। ठीक है। तो देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात करें तो फॉर क्रॉप प्रोडक्शन द लोकली अवेलेबल इनपुट इज़ यूज, यानी कि जो लोकली जो आसानी से हमें जो भी इनपुट है जो आसानी से हमें मिल जाए वो यूज़ किया जाता है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। इसी तरह अगर हम कन्वेंशनल फार्मिंग की बात करें तो इसमें हाई लेवल का इनपुट हमें मिलता है और उसको हम यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए।
ठीक है। अगर हम इसके सेकेंड पॉइंट की बात करें यानी कि न्यूट्रिएंट सोर्सेज फॉर सोइल फर्टिलिटी, यानी कि सोइल फर्टिलिटी के लिए क्या क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे नेचुरल मैन्योर होता है, FYM होता है, कंपोस्ट मैन्योर होता है, ये सब यूज होते हैं। लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो इसमें केमिकली जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। इसमें जो हमारे घरेलू FYM, ग्रीन मैन्योर वगैरह इनका यूज़ किया जाता है। अगर हम इसके वीड मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो नेचुरल मेथड से यूज़ किया जाता है, जैसे कि ट्रैप मेथड या फिर मित्र कीट जो होते हैं उनका यूज़ करके इनको वीड को मैनेजमेंट किया जाता है इसमें। अगर हम इसके वीड मैनेजमेंट के बारे में बात करें, जो कन्वेंशनल फार्मिंग है, इसमें क्या होता है सिंथेटिक केमिकल्स जैसे कि इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड ये यूज़ किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड ऐसे यूज़ किए जाते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर एनिमल की फूड की बात करें तो इसमें जो एनिमल फूड होते हैं वो इंसानों को दिया जाता है खाने के, जानवरों को खाने के लिए दिया जाता है, और कभी कभी जानवरों को खेत में भी ऐसे ही छोड़ दिया जाता है खाने के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कन्वेंशनल फार्मिंग में जो इसकी बात कर लेते हैं फूड की, एग्रीकल्चर फूड की। तो ये इनकी एंटीबॉडीज़ ग्रोथ होती है, हार्मोन्स होते हैं और केमिकल टैबलेट्स भी यूज़ होती हैं, मतलब इनकी जो ग्रोथ होती है वो एंटीबॉडीज़ ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं इसमें। अगर हम इसकी इकोलॉजी की बात करें तो इसमें स्टेबल इकोलॉजी होती है और इसमें नॉन स्टेबल इकोलॉजी होती है। अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग में बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हमारी कन्वेंशनल फार्मिंग में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। अगर हम इसकी सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में सस्टेनेबिलिटी जो होती है मेंटेन होती है, लेकिन इनऑर्गेनिक मतलब कन्वेंशनल फार्मिंग में हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है वो मेंटेन नहीं होती। अगर पेस्ट कंट्रोल की बात करें तो इसमें नेचुरल एनिमीज या स्प्रे करके या फिर प्रेडिक्टर या फिर क्रॉप रोटेशन करके नेचुरली यूज़ करके ही, सिंपल सी बात है, इसको जो पेस्ट हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इसमें केमिकल पेस्टिसाइड्स को ही यूज़ किया जाता है, जो केमिकल चीज़ें होती हैं उन्हीं को ही यूज़ किया जाता है। अगर हम इसकी ह्यूमन हेल्थ में बात करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ह्यूमन हेल्थ को, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ह्यूमन की इफेक्ट हेल्थ को बहुत इफेक्ट पड़ाती है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है। अगर इसके क्रॉप के सिलेक्शन की बात करें तो ये लैंड की कैपेबिलिटी के, यानी कि एक लैंड है उसकी कैसी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हमारा सिलेक्शन किया जाता है। लेकिन इसमें हमारा इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यानी कि आर्थिक इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग किया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि खेत है उसमें कितनी जान है या कौन सी फसल हो जाएगी, सिर्फ उसमें फसल बो दी जो हमें बोनी है, जो हमें अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन मिल जाए या फिर अच्छी मात्रा में हमें पैसे कम जाएं, और जो उसकी प्रोडक्शन के लिए तो वो क्या करते हैं फर्टिलाइजर्स केमिकल्स का यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें हमारी कैपेबिलिटी यानी कि भूमि कैसी है, वो कैसी फसल को अच्छे से उगा सकती है, उसको किया जाता है, ठीक है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक रहने वाला है अब हमारा, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, जिसमें हम वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। ये हमारे पूछ लिया जाता है, जैसे कि कन्वेंशनल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, वर्मी कंपोस्ट कंपोस्ट में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। ये जो मैंने पढ़ाए हैं डिफरेंस ये पूछ लिए जाते हैं। अब चलो बात कर लेते हैं। पहला क्या होता है, अगर हम इनके पीएच के आधार पर बात करें तो वर्मी कंपोस्ट जो होगा, अगर हम पीएच के आधार पर बात करें तो जो वर्मी कंपोस्ट होगा उसकी पीएच 7.72 होती है, और 7.80 किसकी होती है, हमारी कंपोस्ट की होती है, ठीक है। और अगर हम प्रिपेयर्ड मतलब ये बनता है, ये वर्मी कंपोस्ट हमारा अर्थवॉर्म से बनता है, इसको यूज़ यानी कि केचुओं का यूज़ करके बनाया जाता है। लेकिन अगर हम कंपोस्ट की बात करें तो ये हमारा जो एनिमल्स का वेस्ट होता है ना उससे यूज़ होता है। डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया या प्लांट वेस्ट हो गया, इन सब का यूज़ करके कंपोस्ट बनाया जाता है, ठीक है। टाइम फॉर प्रिपेयर की अगर हम बात करें तो इसको 1 से 2 महीने लगते हैं केचुओं के खाद बनने के लिए। लेकिन अगर हम कंपोस्ट की बात करें तो इसको 3.6 महीने मंथ लगते हैं, कितने 3.6 मंथ लगते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक कार्बन की बात करें तो इसमें 17.38% होगा, और इसमें हमारा कंपोस्ट में 12.50% होगा। अगर हम सारे नाइट्रोजन की परसेंटेज की बात करें तो अगर अर्थवॉर्म में लगाएं तो 1.48% होगी, और अगर हम कंपोस्ट में लगाएं तो 1.02% होगी। अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो 0.2% होगा, और अगर हम इसमें कंपोस्ट में फॉस्फोरस की परसेंटेज की बात करें तो 0.19% होगा। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट में हमारा 0.18% होगा, और कंपोस्ट में हमारा 0.12% होगा, ठीक है। अगर हम CU/ppm की बात करें तो 6092 होगा, 7.06। FePPm की बात करें यानी कि कॉपर या आयरन 5.95, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीज, ये सब इनका मतलब है ppm का
5.95 होगा, 6.0 होगा। CN रेशो की यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन के रेशो की बात करें तो 15.50 और 7.35 होगा इसमें। और अगर कॉपर और मैग्नीज की बात करें तो 40 मतलब 100 ग्राम में तो 42.80 और 28.50 होगा। अगर हम जिंक की बात करें, फॉस्फोरस, फॉस्फेट और मैग्नीशियम में तो 9.45 और 8.50 होगा। ठीक है, तो आप को अगर इसका नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो इसी हमारे चैनल के नेम पर ही है। और नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको लिंक सेंड कर देंगे अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप का में ज्वाइन होना है तो। यदि नहीं होना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए या आपको आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप यहीं से स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम ये सारे जो नोट्स होते हैं ये आपको उसमें मिल जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास एक बार बता के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, लेक्चर 3 में। बाय बाय।